तो जैसा कि हमने देखा था, क्लेयर को पता चलता है कि वो जिन डिमोनिक बीस्ट का कोर खाता है और ये सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जिन को बताती है डिमोनिक बीस्ट कोर खाने से क्या होता है। अगर कोई इंसान इंटरनल कोर खाता है तो वो या तो मर जाता है या तो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और ये सुनकर वो जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। अभी हम देख रहे हैं कर्मा, जिसे रेट्रिब्यूशन भी कहा जाता है। ये डिमोनिक रेल्म में पाए जाने वाला एक अशुद्ध अंधेरा एनर्जी है। जो भी जीव इसे अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं उसके शरीर में अजीबोगरीब शक्तियां जन्म लेने लगती हैं। और मॉन्स्टर कोर वो उस कर्मा का न्यूक्लियस होता है जो शरीर के अंदर जमा होते होते एक बिंदु में बदल जाता है। हम देखते हैं जोनाथन और वो जिन साथ में चलते चलते बातें करते रहते हैं। उन्हें देखती है क्लेयर। क्लेयर सोचती है उन्हें देखकर, मेरा मतलब वो जिन को देखकर, इससे मैं परेशान हो रही हूँ। दी डार्क प्रीस्ट, जब अदर वर्ल्डली गेट खुला और उस कर्मा ने दुनिया को निगल लिया, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन मॉन्स्टर्स का पालन करने लगे जो कर्मा को एब्जॉर्व कर चुके थे और उन्हें एंजल्स कहने लगे। उन लोगों ने मॉन्स्टर कोर को खाना शुरू किया। कुछ ने तो इंसानों को भी मॉन्स्टर के लिए बलि चढ़ा दिया। उन्हें लोग पागल कहते हैं। और वो क्लेयर को याद आता है कि वो जिन ने भी उसे बताया है कि मैं भी मॉन्स्टर कोर खाता हूँ। यही याद करके सोचती है और इसने भी मॉन्स्टर कोर्स को खाया है। कहीं जिन डार्क प्रीस्ट तो नहीं। नहीं, अगर ये कोई डार्क प्रीस्ट होता तो ये बताता नहीं कि ये मॉन्स्टर कोर खाता है, ना ही अपना मेंटल वर्ल्ड दिखाता। लेकिन क्या ये और भी अजीब नहीं हो जाता अगर भले ही ये जानता ना हो कि मॉन्स्टर कोर्स खतरनाक होते हैं, ये क्यों उठाता है और इतनी गंदी चीजों को खाता है। ये वाकई ही रहस्यमय आदमी है। ऐसे ही दोनों जन साथ चलते रहते हैं। क्लेयर बोलती है वोजिन से, जिन चाहे जो भी हो तुम्हें अब से मॉन्स्टर कोर्स खाना बंद करना होगा। अब तक बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम सच में मर सकते हो। वोजिन सुनकर कुछ बोलता नहीं है। सोचता है ये कह रही है कि मॉन्स्टर कोर्स खाने से तुम मर सकते हो और या फिर एक मॉन्स्टर में बदल सकते हो। लेकिन उसके सामने तो एक जिंदा गवाह खड़ा है। क्या ये जानकारी गलत नहीं है? अगर ये सही है तो ये सच है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ उन लोगों को मारने के बाद भी, और ये चीज कि मैं हमेशा लड़ना ही चाहता हूँ। क्या ऐसा मॉन्स्टर कोर्स की वजह से है? बोलता है खैर मैं कोशिश करूंगा। क्लेयर बोलती है सुनकर, कोशिश क्या? कुछ भी। तुम्हें दोबारा अब से खाना नहीं है, अब से तुम्हें पूरा बंद करना है। अगर तुम ऐसे ही मॉन्स्टर कोर्स को खाते रहे तो बस खाली तुम्हारी जिंदगी ही खतरे में नहीं होगी, तुम मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ये सुनकर वोजिन थोड़ा चौंक जाता है। बोलता है सच में मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? वोजिन को ऐसे बोलते देख सोचती है क्लेयर, क्या जिंदगी से ज्यादा मैजिक जरूरी है क्या? ये भी बोलती है तुम्हारे करंट स्टैट के हिसाब से माना मैनिफिकेशन को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, तुम अभी भी कम से कम माना आर्ट्स को तो इस्तेमाल कर सकते हो। वोजिन बोलता है माना आर्ट्स। और ये लोग चलते चलते पहुंच जाते हैं फोर्थ पायनियर सिटी में। यहाँ पर सिर्फ यही लोग नहीं आए रहते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ तो बड़ा हो रहा है। वोजिन बोलता है यहाँ कितने सारे मर्सनरीज इकट्ठा हुए हैं। क्लेयर बोलती है हैरान होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इस रिक्वेस्ट का स्केल ही एक अलग बात है और ऊपर से इसे एक होली नाइट खुद देख रहा है। इतना बोलते ही वो होली नाइट सभी के सामने से गुजरता है और ये है होली नाइट रेमोंड, और रेमंड के पीछे है उसका एक सबऑर्डिनेट। दोनों जन साथ में चलते रहते हैं। वोजिन पीछे मुड़कर देखता है रेमोंड को। सोचता है इसके पास इंटेंस ऑरा है जिसका तुलना नहीं कर सकते मर्सनरीज से। मैं एक बार में देख के ही बता सकता हूँ ये कोई साधारण ह्यूमन नहीं है। वोजिन बोलता है क्या इतने सारे लोग तभी इकट्ठा होते हैं जब होली नाइट इंचार्ज होता है? क्लेयर बताती है हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है दी गोल्डन बग वुल्फ से। ये सुनकर वोजिन पूछता है गोल्डन बग क्या ये इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर है? क्लेयर सुनकर बोलती है अब ये नहीं कहना कि तुम गोल्डन बग को नहीं जानते। ये सुनकर वोजिन सोच में पड़ जाता है क्या है वो? क्लेयर बताती है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है सिवाय हंटिंग के। जोनाथन बताता है गोल्डन बग ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन है। वो एक टाइकून है जिसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो उसे हर जगह अमीर ही माना जाता है। लेकिन वो हाल ही में अचानक से मर गया। वोजिन बोलता है अचानक से? क्या वो मारा गया था? जोनाथन बोलता है ऐसे अफवाहें हैं लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। वोजिन बोलता है लेकिन अगर गोल्डन बग मर गया है तो इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? जोनाथन बोलता है गोल्डन बग के पास 2 बेटे हैं क्योंकि उन्होंने गोल्डन बग वुल्फ का लेगेसी विरासत में पाया है, तो किसी न किसी को उन 2 बेटों की किस्मत को बैरियर के अंदर ले जाना होगा। इस बार ये रिक्वेस्ट है। वोजिन सोचता है एक टाइकून के दौलत को हिलाना। कोई हैरानी नहीं है कि इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया है। तभी इतने में ही इन लोगों का नंबर आ जाता है। इन लोगों को बुलाया जाता है। अगला है ब्लैक मार्लिन मर्सनरी ग्रुप, आगे बढ़ो। ये सुनते ही जोनाथन वोजिन को आगे धक्का मारते हुए ले जाता है, यही बोलते हुए आखिरकार अब हमारी बारी है। ये बहुत जरूरी समय है। जिन थोड़े समय के लिए साथ आओ। जिनको समझता नहीं है कि ये मुझे क्यों लेकर जा रहा है। दोनों जन अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं जोनाथन जिन के ऊपर हाथ रखे हुए बोलता है रेमंड से यह आदमी हमारे मर्सनरी ग्रुप का टॉप पावर है। वो व्यक्ति जो मैड स्कल को पकड़ा और वेयर
वुल्फ को टेम किया। ये सुनकर पीछे खड़े हुए लोग सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या ये वही मशहूर हेड क्रशर है? लेकिन ये इतना शक्तिशाली नहीं लग रहा है। जिन सुनता रहता है उन लोगों की बातें। जोनाथन से बोलता है, हेड क्रशर, ये क्या बकवास है? जोनाथन बोलता है, थोड़े समय तक ऐसे ही दिखाओ और चीजें अच्छी होंगी। अच्छा होता है ना? रेमंड दोनों को देखता रहता है, फिर बोलता है, ब्लैक मार्लिन मर्सनरी ग्रुप, 100 गोल्ड कॉइन्स। हम लोग कल सुबह जल्दी से जल्दी निकलेंगे, जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा, तो ये ध्यान में रखना। ये सुनकर जोनाथन बोलता है, बढ़िया। वॉजिन बोलता है, ये लोग 100 गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं, बस खाली लगेज को ले जाने के लिए। जोनाथन बोलता है, फील्ड इसी तरीके से काम करता है, आधा लेबर के लिए और आधा नाम का वैल्यू। इसी तरह से हायरिंग के लिए फीस सेट होता है। हेड क्रशर, तुम्हारे नाम की कीमत की वजह से हमें ग्रेट रेट मिला है। वॉजिन बोलता है, लेकिन इसका मतलब क्या है हेड क्रशर? जोनाथन बोलता है, ये निकनेम है जो तुमसे जुड़ गया है जिन। इसका मतलब तुम उन मॉन्स्टर्स का सर कुचल देते हो जिसका तुम सामना करते हो। वॉजिन सोचता है, जो भी इस नाम के साथ आया है उसे सच में नाम रखने का सेंस नहीं है। खैर, ये अच्छा चीज ही है ना? इस लेवल का फेम मेरा मदद करेगा माना आर्ट्स सीखने में। जिन आगे जाता रहता है और रेमंड और उसका सबऑर्डिनेट दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। और देखते ही देखते रात हो जाता है। अब हम देख रहे हैं मर्सनरी ग्रुप क्वार्टर्स में, और यहाँ पर इसके अंदर अरीना की तरह कुछ है। उसके बीच में दो जन लड़ रहे हैं और सभी के ऊपर बेट लगाया जाता है और इसमें वॉजिन भी हिस्सा ले रहा है। वॉजिन तैयार होता रहता है। क्लेयर बोलती है वॉजिन से, तुम अरीना में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या तुम ठीक रहोगे? जिन बोलता है, तुमने कहा खाली होली नाइट्स ही माना आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। माना आर्ट्स सीखने के लिए मैं योजना बना रहा हूँ ध्यान अपनी तरफ खींचने का। इतना चिंता मत करो, मेरे मन में कुछ है। सोचता है, क्रॉनिकल्स के हिसाब से होली नाइट्स वो हैं जिन्हें दिलचस्पी आता है उनमें। अगर कोई उनके सामने शक्तिशाली व्यक्ति हो और वो अगर तुम्हारी ताकत को मान लेता है तो कहते हैं तुम्हें खास बर्ताव मिलेगा। मेरे लिए तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और देखते ही देखते अरीना में आ जाता है वॉजिन। उसके सामने उसका ओपोनेंट खड़ा है। वॉजिन उसे देखकर सोचता है, मैं होली नाइट्स का ध्यान मेरी तरफ खींचूंगा। दी फर्स्ट वन। वॉजिन वहीं पर खड़ा रहता है। उसका ओपोनेंट आगे बढ़ता है वॉजिन को मारने के लिए। वॉजिन के सामने बॉक्सिंग का इस्तेमाल करता है और वॉजिन उसे डॉज कर लेता है। तुरंत ही एक पंच भी मार देता है उसके मुंह में। फिर उसका सर पकड़ता है अपने दोनों हाथों से, अपने ही सर से जोर से टक्कर मारता है उसे ऊपर जंप मार के। और वो व्यक्ति बस इतनी ही देर टिक पाया। सभी लोग देखकर चिल्लाने लगते हैं। हेड क्रशर अपने नाम के जैसा ही काम कर रहा है। और तभी ध्यान जाता है रेमंड का। वो देखता है जिन को। जिन सोचता है, बढ़िया, मैंने ध्यान खींच लिया। हालांकि मैं खाली ध्यान खींचने से ही संतुष्ट नहीं होऊंगा, अभी तो असली शुरू हो रहा है। और देखते ही देखते फिर से एक पंच में एक और व्यक्ति को गिरा देता है, हरा देता है। सोचता है, होली नाइट को मुझे गंभीर लेने के लिए मुझे और भी लोगों को हराना होगा। इतना सोचकर एक और को हरा देता है सिर्फ एक किक में। फिर एक और आता है, उसे अपने घुटने से मारता है उसके मुंह पे। सोचता है, अगर इसी तरह मैंने 2 और 3 को हरा दिया तो वो सोचेगा कहां से आया हूं मैं। रेमंड का ध्यान उसके ऊपर अच्छी तरीके से चले जाता है। खड़े होकर देखने लगता है जिन को। जिन सोचता है, सभी लोगों को हराने के बाद लेकिन अगर मैं 10 को हरा दूंगा, अगर वो असली नाइट होगा तो वो कुछ ऐसा सोचेगा। वो अपने अप्रेंटिस नाइट को मेरे खिलाफ लड़वाएगा। हम देखते हैं रेमंड को। रेमंड बोलता है अपने सबऑर्डिनेट से, रैक, उससे लड़ो। रैक सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। ये सुनकर सोचता है, ये चाहते हैं कि मैं एक मर्सनरी से लड़ूं। वॉजिन सोचता है, और जब ये समय आएगा तब असली चीज शुरू होगा। वॉजिन के सामने खड़े रहते हैं रेमंड और रैक। वॉजिन से बोले रहते हैं। वॉजिन इनकी बातें सुनकर बोलता है, मैं इनकार करता हूँ। वॉजिन सोचता रहता है और इसी तरह माना आर्ट्स सीखने का बातचीत शुरू होगा। वॉजिन का इनकार सुन के रैक भी समझ नहीं पाता कि ये इनकार क्यों किया। वॉजिन का इनकार सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। वहाँ जितने लोग खड़े रहते हैं सबके सब चौंक जाते हैं। एक पल के लिए काफी शोर मचाते रहते हैं, फिर सब शांत हो जाते हैं। रैक गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तू इनकार क्यों कर रहा है? वॉजिन उसे अनसुना करता है। रेमंड देखता रहता है वॉजिन को। बोलता है, क्या कहीं तुम्हें चोट आया है? वॉजिन मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। रेमंड बोलता है, तो तुम इस ड्यूल को इनकार क्यों कर रहे हो? वॉजिन बोलता है, एक होली नाइट और मैं एक मर्सनरी जो पीछे भागता है पैसे और पावर के लिए। अब जब मुझ जैसा कोई एक होली नाइट अप्रेंटिस से लड़ेगा, मैं बस मुफ्त का तो लड़ूंगा नहीं। तो चलो एक शर्त रखते हैं। रेमंड बोलता है, सुनकर किसी शर्त को पूरा रखने के लिए दोनों तरफ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए? ये सुनकर वॉजिन अपने पोटली से कुछ निकालते हुए बोलता है, हो सकता है मैं इतना बड़ा नाम ना हूँ कि तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ा सकूं, लेकिन मेरे पास बेपनाह दौलत जरूर है। और निकाल लेता है ढेर सारा कॉइन। उसके हाथों में पैसा देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, तू पागल हरामजादे, होली नाइट के साथ शर्त रख रहा है जो अपने सम्मान के लिए जीता और मरता है। होली नाइट को ये कितना हल्के में ले रहा है। रैक सुनकर बोलता है, यह हरामजादा। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उतने में ही रेमंड उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले लड़ाई के दौरान जो भी
नुकसान होगा। चलो इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, हमें बस यही चाहिए। ये सुनकर वॉजिन खुश हो जाता है, सोचता है सोचने वाली बात है, मुझे कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा, मैं इसे तब तक मार सकता हूँ जब तक मेरा मन नहीं भरेगा। मुस्कुराकर बोलता है मैं स्वीकार करता हूँ, ड्यूल खत्म होने के बाद मैं ये बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। इसके कुछ ही समय के बाद दोनों जन आमने सामने अरीना में खड़े हो जाते हैं। दोनों जन तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और रैक को वॉजिन के ऊपर बहुत गुस्सा आया रहता है, घुर घुर कर देखता रहता है उसे और वॉजिन भी उसे देखता रहता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हेड क्रशर आगे बढ़, मैंने सब कुछ तेरे ऊपर लगा दिया है। तभी जोनाथन बोलता है पीछे से वॉजिन को, जिन हमें सिग्नल देना अगर कुछ भी खतरनाक लगे तो। वॉजिन बोलता है चिंता मत करो मैं जीतूंगा, इतना बोलकर आगे बढ़ता है। फिर रैक पूछता है रेमंड से मैं कितना ताकत लगाऊं इसमें। रेमंड बोलता है अपनी सारी ताकत लगा देना, ये सच में कोई साधारण अपोनेंट है नहीं। ये सुनने के बाद रैक का एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। बोलता है हाँ मैं समझ गया। रैक को देखकर सभी लोग बोलते हैं ओ क्या ये माना आर्ट्स है। दूसरा बोलता है इसे जीत लो होली नाइट। रेमंड माना आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और एक झटके में ही आ जाता है वॉजिन के सामने। वॉजिन देखकर सोचता है इसका स्पीड सच में उन लोगों से तो एक अलग लेवल पर है, एक रिफाइंड और पावरफुल फोर्स। रैक माना आर्ट्स इस्तेमाल करके वॉजिन को पंच मारता है। वॉजिन डिफ्लेक्ट कर देता है उस पंच को बगल में होकर अपने हाथों से, मगर वॉजिन के चेहरे को थोड़ा छूकर निकलता है। वॉजिन के मुंह से हल्का सा खून निकलता है। सोचता है वॉजिन अगर कुछ ऐसा मैंने क्लियर हिट लिया मुझ पर तो मैं सच में मर सकता हूँ। माना आर्ट्स हाँ दिलचस्प। रैक एक और अटैक करने जाता है, पंच मारता है वॉजिन को। वॉजिन दोनों अपना हाथ सामने लाकर ब्लॉक करता है दोनों हाथों से, मगर उस पंच के इम्पैक्ट से वॉजिन काफी पीछे जाता है, पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वॉजिन को देखकर रैक बोलता है क्या तूने कहा तेरा नाम जिन है? हो सकता है तू डिमोनिक रेल्म में एक मशहूर मर्सनरी हो, लेकिन आखिर में तू सिर्फ एक जंगली जानवर है। मैं तुझे होली नाइट को हल्का समझने का पछतावा कराऊंगा। और वॉजिन को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं क्या हेड क्रशर को पीछे ढकेला जा रहा है? दूसरा बोलता है भले ही ये एक अप्रेंटिस है, लेकिन होली नाइट का अप्रेंटिस एक अलग ही लेवल पर है। तीसरा बोलता है सह अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं मेरा सारा पैसा हार जाऊंगा। सब लोगों की बातें सुनकर क्लेयर सोचती है जिन घबराई रहती है, देखती रहती है लड़ाई को, और रेमंड भी दोनों को देखता रहता है। इसके बाद रैक फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिन की तरफ तेजी से बढ़ता है। जिन अपने दोनों हाथों से ब्लॉक किया रहता है, जिन कुछ भी अटैक नहीं करता। और ये देखकर रेमंड सोचता है ये अजीब सा मुझे क्या महसूस हो रहा है। वो आदमी जब वो दूसरे मर्सनरीज से लड़ा था ज्यादा लंबे समय तक उसने खींचा नहीं था और एक ही स्ट्राइक में सब लोगों को हरा दिया, फिर भी अभी उसकी हरकतें बहुत ही पासिव लग रहे हैं। क्या बात है, क्या उसके पास कोई छुपा हुआ चाल है? वो जिन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। इसकी वजह से रैक को और गुस्सा आता है, अपनी और भी एनर्जी अनलिस्ट करता है। इसके बाद रैक अनलिस्ट करता है एक एनर्जी पंच। वो एनर्जी पंच सीधा जाता है वॉजिन की तरफ। वॉजिन के जैसे ही करीब पहुंच जाता है, वॉजिन अपने एक हाथ से ही उस एनर्जी पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो एनर्जी पंच दूसरी जगह जाकर लगता है और एक धमाका होता है उससे। ये देखकर जोनाथन चौंक जाता है, उसने होली नाइट्स का माना आर्ट डिफ्लेक्ट कर दिया अपने हाथों से। क्या ये करना मुमकिन भी है? क्लेयर भी देखकर चौंक जाती है एकदम। जोनाथन गौर से देखता रहता है वॉजिन को। वॉजिन अपने मुंह से खून पोंछता है, बोलता है इसके साथ ही मुझे लगता है मैंने तेरा कॉम्बैट पावर मेजर कर लिया है, क्या मैं अब चेक करूं तेरा ड्यूरेबिलिटी? इतना बोलकर जाता है अपना मुक्का लेकर और एक जोरदार पंच मारता है रैक के पेट में या फिर सीने में, और पंच के इम्पैक्ट से रैक के मुंह से पानी निकलता है। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई रहती हैं। ये देखकर रेमंड सोचता है रैक को खाली नॉर्मल पंच लगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे चेहरे का भाव बना रहा है। अब ये नहीं हो सकता, वो आदमी ये इतने समय तक ओपनिंग का इंतजार नहीं कर रहा था, वो बस इस लड़ाई का मजा ले रहा था। रैक वॉजिन का पंच खाने के बाद झुक गया रहता है, एकदम पसीने छूट गए रहते हैं। वॉजिन देखकर बोलता है मुस्कुराकर ओहो मैंने काफी दम लगाकर मारा था, लेकिन इसने बर्दाश्त कर लिया। क्या ये हुआ है इसके माना आर्ट्स की वजह से? मुझे जिज्ञासा हो रहा है। एक पंच से ही रैक के पसीने छूट गए रहते हैं। वॉजिन बोलता है आखिर में तू कितना हिट्स बर्दाश्त कर सकता है? तभी रैक के सामने आ जाता है रेमंड। रेमंड बोलता है वॉजिन से रुक जाओ, ये इसका हार है। वॉजिन देखता रहता है। रेमंड बोलता है वादे के तौर पर हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, तो चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे रेमंड का चेहरा देखकर मुझे लगा था वो घमंडी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उल्टा बहुत समझदार है। रेमंड के मुंह से ये सुनकर वॉजिन सोचता है मैं तो बस अभी शुरू करने वाला था, क्या है ये। खैर फिर भी मेरा योजना सफल हुआ। और फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं जैसा मुझे उम्मीद था हेड क्रशर से, मुझे तुम पर भरोसा था तू हरामजादे। इसके बाद अब हम देख रहे हैं गोल्डन बग वुल्फ मैंसन में। यहाँ पर खाना खाया जाता रहता है। यहाँ पर खाना खा रहे हैं दो जन, दोनों गोल्डन बग के बेटे हैं। फर्स्ट सन का नाम है डेरेक, सेकंड सन का
नाम है सेड्रिक। दोनों जन साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और खाते ही जा रहे हैं। सेड्रिक बोलता है तो क्या वॉल के अंदर जाने के लिए 10 दिन लगेगा? डेरेक बोलता है वो हरामजादे ऑर्डर अलायंस से इतना सारा पैसा उन पर डालने के बावजूद कैसे ये होने में 10 दिन लगेगा? सेड्रिक बोलता है बस वो हरामजादे इसी तरह से काम करते हैं, वो लोग बस बातें करते हैं। ड्रेक बोलता है लेकिन क्या हम लोग तब तक ठीक रहेंगे? सेड्रिक बोलता है हम लोग क्या कर भी सकते हैं, हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं तब तक हमारे शरीर संभाल सके। और इन दोनों के शरीर के अंदर मॉन्स्टर कोर है जो ग्लो कर रहा है और इन दोनों का शरीर इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है। हम देखते हैं अगली सुबह वॉजिन रेमंड से बात कर लिया रहता है माना आर्ट्स सिखाने के लिए और रेमंड मान गया रहता है और सिखाने जा रहा है वॉजिन को माना आर्ट्स, माना को यूटिलाइज करना जैसे वो शरीर का एक हिस्सा है। बॉडी और वेपन्स को इनहेंस करने के लिए कोई भी जिसके पास थोड़ा भी टैलेंट होगा वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन किसी के मास्टरी पर निर्भर करता है। कहते हैं ये एक ऐसा बेसिक टेक्निक है जो पहाड़ों और समुद्रों को भी चीर सकता है। रेमंड अपना स्वॉर्ड सीट से निकालता है माना आर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए, अपने स्वॉर्ड को इनहेंस करता है माना से, इस्तेमाल करता है सेक्रेड फायर स्लैश और एक बड़ा सा स्वॉर्ड स्लैश मारता है उन तीनों पेड़ के ऊपर। पेड़ कट जाते हैं नीचे से ही, सिर्फ एक स्लैश से पेड़ नीचे गिरने लगते हैं तीनों एक बार में। रेमंड अपने स्वॉर्ड को वापस सीट में रख देता है, वहीं पर खड़े रहता है और ये सब कुछ दिखाता रहता है वॉजिन को। रेक देखकर बोलता है जैसा मुझे लगा था लॉर्ड रेमंड आप कमाल के हो, वो तो बिल्कुल चमक रहा है सारे होली नाइट्स का उम्मीद। आप इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? मैं भी उतने में ही रेमंड बोलता है पीछे हटो रैक। रैक यहाँ से जाते हुए बोलता है हाँ सर समझ गया, आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। रैक को देखकर वॉजिन सोचता है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। वॉजिन को याद आता है वेयरवुल्फ का और उन पेड़ों को देखकर सोचता है जो भी हो ये एक प्रॉपर माना आर्ट है, ये उससे तो शक्तिशाली लग रहा है जो अप्रेंटिस नाइट ने इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी क्या इसे ये कर नहीं सकता बिना कोई टेक्निक इस्तेमाल करके? रेमंड बोलता है मैंने तुम्हें मेरे हाथों से ही दिखा दिया है करके, तो अब ध्यान दो फिर से। वॉजिन बोलता है हाँ। रेमंड बोल जब तुम अपने बाजू को कस के फ्लेक्स करते हो तो नसें उभर आती हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस तरह तुम अपने मसल्स के अंदर माना को रोक कर रख रहे हो। वॉजिन सोचता है इस समय तक ये उसी जैसा है जो मुझे क्लेयर ने सिखाया है। अपनी आंखें बंद करके माना को फील करने की कोशिश करता है और माना उसे दिख जाता है। वॉजिन के शरीर से माना निकलने लगता है। वॉजिन सोचता है मेरे शरीर से बहुत सारा माना फ्लो कर रहा है, कब से मेरे शरीर के अंदर इतना सारा माना आ गया? शांत और लाइट फ्लो माना, ये क्लेयर का माना है। और फिर माना का फॉर्म चेंज होने लगता है, माना इंटेंस होने लगता है। रेमंड बोलते रहता है अब आराम से उस माना को कंज्यूम करो, शुरू में अपने शरीर को हिलाने से मदद मिल सकता है। तभी उसका नजर जाता है वॉजिन के ऊपर, देखकर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वॉजिन के अंदर एक डार्क एनर्जी निकलता रहता है और इसी एनर्जी से वॉजिन अपने स्वॉर्ड को इनहेंस करता है। वॉजिन का इतना डार्क एनर्जी देखकर रेमंड एकदम चौंक जाता है। ये माना आर्ट्स सही से इस्तेमाल कर रहा है सीखने के बाद ही। और उससे भी जरूरी ये ओमिनस माना क्या है? माना आर्ट्स अपना रंग रूप व्यक्ति के मेंटल वर्ल्ड के प्रभाव के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ऐसा माना जो इतना भयानक महसूस हो, जिन आखिर में तुम्हारे अंदर है क्या? और वॉजिन यहाँ पर सीख गया है माना आर्ट्स को और वॉजिन का एनर्जी शायद से डिमोनिक एनर्जी है। वॉजिन इसके बाद स्विंग करता है स्वॉर्ड को, 3-4 स्वॉर्ड स्लैश मारता है हवे में ही और देखता है माना आर्ट्स इस्तेमाल करके। सोचता है क्या मेरा प्रोफेंसी कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? मेहनत के हिसाब से ये काफी इनसफिशिएंट लग रहा है, लेकिन ये तो कमाल का है। मुझे असली लड़ाई में इसे इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं हो रहा है। और यहाँ पर वॉजिन बेसिक सीख गया है माना आर्ट्स का। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग निकल जाते हैं लगेज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। बड़े बड़े मॉन्स्टर को लेकर जाते रहते हैं, उनके ऊपर टेंट बना रहता है और उसके अंदर लोग भी रहते हैं और उस टेंट के अंदर गोल्डन बग के बेटे रहते हैं जो अंदर खाते रहते हैं। हम देखते हैं क्लेयर और जिन को। क्लेयर बोलती है जिनसे तुमने माना आर्ट्स को मास्टर्ड भी कर लिया, ये आसान नहीं रहा होगा, ये तो कमाल है। वॉजिन बोलता है क्लेयर ये सब तुम्हारी वजह से ही, उससे भी जरूरी क्या तुम ठीक हो? जब तुम मेरा पिछली बार मदद की थी ऐसा मुझे लगा तुम्हारा माना मेरे अंदर आ चुका है। ये सुनकर एक पल के लिए क्लेयर सोचती है ओ, फिर बोलती है सब ठीक है, तुमने मुझे पहले बचाया है जिन, तो इसे एक तोहफा समझो। ये सुनकर वॉजिन सोचता है ये माना इतना ज्यादा था कि इसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन शायद इसी वजह से मैंने माना आर्ट्स काफी जल्दी सीख लिया। उतने में ही रैक बोलता है वॉजिन से वाओ यकीन नहीं हो रहा है, माना बेसिक्स सीख कर ही तुम्हें इतना खुशी हो रहा है। वॉजिन देखने लगता है उसे। रैक बोलता है हे ट्रेनिंग के दौरान आलस मत दिखाना, तुम जैसे किसी के लिए अपना वक्त निकालना हमारे लॉर्ड रेमंड का एहसान है, इसे कभी भूलना नहीं। ये सुनकर क्लेयर और वॉजिन उसे देखने लगते हैं। वॉजिन सोचता है ये बकवास क्यों कर रहा है? ओ क्या ये अभी भी कल के हार से खफा है? बढ़िया,
वैसे भी मैं बहुत उग रहा था, मुझे इसका घमंड थोड़ा सा निकालना चाहिए और लड़ना चाहिए। यही सोचकर उसके घोड़े पर पीछे से हाथ मारता है। घोड़े को दर्द होता है, रेक चौंक जाता है, घोड़ा तेजी से भागने लगता है। ये देखकर रेमंड बोलता है, जिन कृपया करके समझो, मैं इस पर ध्यान रखूंगा। वो जिन सोचता है, सह क्या है ये। उतने में ही गोल्डन बग के बेटों का आवाज आता है, तुम पागलो, मुझे भूख लगा है तो जल्दी से लेकर आओ। इतना बोलकर बाहर कचरा फेंकते हैं ये लोग। ये सुनकर वॉजिन बोलता है, ऐसा लगता है वहाँ अंदर कुछ तो हो रहा है। रेमंड बोलता है, ओ तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एम्प्लॉयर्स का यूजुअल पावर ट्रिप है। वॉजिन बोलता है, एम्प्लॉयर्स मतलब तुम्हारा मतलब है गोल्डन बग्स के बेटों का। रेमंड बोलता है, हाँ, गोल्डन बग वुल्फ के मौत के बाद से ही वो लगातार हद से ज्यादा खा रहे हैं। अगर उनका खाना जरा सा भी देर से आता है तो वो बच्चों की तरह नखरे करने लगते हैं। उनकी चिंता करोगे तो सिर्फ सर दर्द होगा, इसलिए उन्हें अनसुना ही करना बेहतर होगा। ये सुनकर वॉजिन सोचता है, लेकिन क्या ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही खाते हैं? ये थोड़ा सा ज्यादा अजीब नहीं लगता? जितना ज्यादा खाना गायब हो रहा है उतना ही उनका प्रेजेंस और ज्यादा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कोई मॉन्स्टर फूटने वाला है। इतना सोचता ही है और ये सच हो जाता है। आवाज आता है, दोनों जन मुड़कर देखते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर रेमंड बोलता है, क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर्स बोलते हैं, हमारे क्लाइंट को ले जा रहा ट्रेस्क अचानक से पागल हो रहा है। ये सुनकर रेमंड घबरा जाता है, सोचता है गोल्डन बग्स के बेटे। तुरंत ही बुलाता है रेक को। रेक आ भी जाता है। इसके बाद तुरंत ही रेमंड अपने स्वॉर्ड को सीथ से निकालते हुए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए रेक को बोलता है, क्लाइंट्स का सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेस्क को शांत कराओ, भले ही अगर तुम्हें उसे मारना पड़े। रेक भी पीछे पीछे आता है रेमंड के। हम देखते हैं ट्रेस्क के ऊपर जो टेंट बना हुआ है उसमें से कुछ निकलता है चोकीला सा। इसके बाद वो सब कुछ टूट जाता है। वो टेंट पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं है, ये गोल्डन बग के बेटे हैं। और इस मॉन्स्टर को देखकर क्लेयर घबरा जाती है। क्या ये एक अबोमिनेशन है? वॉजिन बोलता है, एक अबोमिनेशन? क्लेयर बोलती है, एक ह्यूमन जो मॉन्स्टर में तब्दील हो गए हैं डिमोनिक रेल्म के कर्मा की वजह से, ये होता है अबोमिनेशन। ये सुनकर वॉजिन सोचता है, ह्यूमन जो बदल गए हैं एक मॉन्स्टर में। फिर रेमंड गहरी सांस लेता है, घोड़े से जंप मारकर बढ़ता है मॉन्स्टर की तरफ। इस्तेमाल करता है माना आर्ट्स का मॉन्स्टर को मारने के लिए सेक्रेड फायर स्लैश। मॉन्स्टर के पास जाकर ऊपर से नीचे की तरफ एक स्लैश मारता है और उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है। उसके बाद दूसरे मॉन्स्टर को उसी टेक्निक से बीच से काट देता है। एक स्लैश में ही दोनों मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। रैक को बोलता है तुरंत ही रेमंड, रैक तुरंत ही बढ़ता है मॉन्स्टर के पास। वो भी इस्तेमाल करता है माना आर्ट्स का और मॉन्स्टर के 3-4 हिस्से कर देता है रैक। मॉन्स्टर वहीं पर जमीन पर गिरा पड़ा रहता है, गिर जाता है वो नीचे और फिर तुरंत ही रीजनरेट भी होने लगता है। ये देखकर रेमंड चौंक जाता है, ये रीजनरेटेड बॉडी है। रैक को देखकर तुरंत ही चिल्लाता है, रैक रुको, मगर तब तक रैक के लिए देर हो गया रहता है। मॉन्स्टर फिर से खड़ा होता है रीजनरेट करने के बाद और रैक के बिल्कुल पीछे आ जाता है। रैक को भी एहसास हो जाता है मगर रैक को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। रेमंड भागते हुए रैक की तरफ बढ़ता है रैक को बचाने के लिए। रैक पीछे मुड़कर देखता है मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर उसके पीछे ही है और रैक के देखते ही मॉन्स्टर रैक को खा जाता है एक झटके में ही। रैक का सिर्फ हाथ और स्वॉर्ड बचता है जो हमें बाहर दिखाई देता है। ये देखकर वॉजिन, क्लेयर और जोनाथन तीनों जन चौंक जाते हैं। तीनों जन क्या, सभी लोग चौंक जाते हैं। रेमंड जैसे ही करीब पहुंचता है तो उसे सिर्फ रैक का हाथ दिखता है और स्वॉर्ड दिखता है और ये देखकर रेमंड को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर से स्वॉर्ड को इनहेंस करता है, माना आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, वही टेक्निक इस्तेमाल करता है, बढ़ता है मॉन्स्टर के करीब और एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है, सीक्रेट फायर स्लैश। उस मॉन्स्टर को फिर से बीच से काट देता है एक स्लैश में ही। मॉन्स्टर फिर से नीचे गिर जाता है। रेमंड तुरंत ही मॉन्स्टर के पास जाता है, भाग भाग कर मॉन्स्टर के करीब जाकर उसके मुंह के अंदर चिल्लाता रहता है, रैक रुक जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही बचाऊंगा। रेमंड इतना ज्यादा घबरा गया रहता है रैक को लेकर कि उसे कुछ भी सेंस नहीं होता और मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। मॉन्स्टर अपने फ्लैश को इस्तेमाल करता है वेन्स की तरह। रेमंड को चारों तरफ से वेन्स घेरने लगते हैं, फ्लैश वेन्स। वेन रैक को ढूंढते हुए यही बोलता है, हार मत मानना। और ये देखकर वॉजिन को गुस्सा आ जाता है। रेमंड के ऊपर वो मॉन्स्टर चारों तरफ से हमला कर देता है। रेमंड को कुछ भी पता नहीं रहता, वो सिर्फ रैक को ही ढूंढता रहता है, उसे ही बचाने की कोशिश करता रहता है। और फिर वॉजिन तुरंत ही रेमंड के पास आता है, सभी फ्लैश को काट देता है अपने स्वॉर्ड से। रेमंड को उठाकर भागता है, वहां से भागकर दूर लेकर जाता है मॉन्स्टर से और नीचे रख देता है उसे। रेमंड जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर यही बोलते हैं, होली नाइट नीचे गिर गया है, ऐसे ही चलते रहा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। और ये सब कुछ सुनता रहता है वॉजिन और मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट करने लगता है। मॉन्स्टर को देखकर वॉजिन सोचता है वो अबोमिनेशन
रीजनरेशन एक ह्यूमन है जो मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है। अगर मैं ऐसे ही इंटरनल कोर्स को खाते रहा तो क्या मैं किसी दिन इन्हीं की तरह बन जाऊंगा? सोचने पर मजबूर तो, लेकिन अभी इसका चिंता करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। सबसे पहले मुझे इस एबोमिनेशन को खत्म करना होगा। यही सोचते हुए अपने स्वॉर्ड को पकड़कर आगे बढ़ता है मॉन्स्टर की तरफ। आगे बढ़ते हुए सभी मॉन्स्टर के अटैक से बचता है, डॉज करता है और सभी फ्लैशेस को काटता रहता है स्वॉर्ड स्विंग करके, सोचते हुए इनक्रेडिबल डाइजेशन, एंडलेस रीजनरेशन। इसी तरह ये चलता रहा तो ये सिर्फ एट्रिशन लड़ाई बन जाएगा। मुझे अपना स्टेमिना बचाते हुए इसके कमजोरी को ढूंढना होगा। जाता है मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से कट करता है। मॉन्स्टर अपने फ्लैश से एक और अटैक करता है वॉजिन के ऊपर। वॉजिन अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करता है, उसके इम्पैक्ट से पीछे आता है और मॉन्स्टर का अटैक वॉजिन को लगता भी है। वॉजिन देखकर बोलता है सह। तभी एक स्पीयर जाता है मॉन्स्टर की तरफ और उस स्पीयर को मारा है जोनाथन ने। वो स्पीयर तेजी से जाकर मॉन्स्टर को लगता है। वॉजिन देखता है जोनाथन को। जोनाथन बोलता है जिन हम लोग भी मदद करेंगे। और फिर क्लेयर इस्तेमाल करती है अपने मैजिक का। मैजिक इस्तेमाल करके सभी के वेपन्स को इनहेंस कर देती है और सभी एम्प्लॉयर्स अपने हाथ में स्पीयर पकड़ के मॉन्स्टर के फ्लैश को मारने लगते हैं। मारते हुए बोलते हैं मैजिक की वजह से इसका रीजनरेशन स्लो हो रहा है। वॉजिन सभी लोगों को देखता रहता है कि सभी लोग अपने स्पीयर से मारते रहते हैं। फिर मुस्कुराता है वॉजिन, सोचता है बुरा नहीं है, मुझे लगा था वो लोग बहुत ज्यादा ही डर जाएंगे। फिर मॉन्स्टर का फ्लैश चूने लगता है नीचे और मॉन्स्टर के अंदर से एनर्जी का बदलाव होता है। मॉन्स्टर खुद बदलने लगता है। जिन देखकर सोचता है एनर्जी चेंज हुआ। दोनों मॉन्स्टर एक अलग ही फॉर्म लेने लगते हैं। दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे में मर्ज होते हैं और उनका आकार और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अबोमिनेशन मॉन्स्टर के ऊपर, कंधों के ऊपर गोल्डन बग के बेटों का चेहरा रहता है। जिन देखकर बोलता है उसके कंधे पर गोल्डन बग के बेटों का चेहरा है। और फिर वो मॉन्स्टर अपने फ्लैश को मैनिपुलेट करके सभी लोगों के ऊपर एक साथ में अटैक कर देता है। मॉन्स्टर के फ्लैश सभी एम्प्लॉयर्स की तरफ बढ़ते हैं और अटैक कर देते हैं। सभी एम्प्लॉयर्स पीछे होते हैं, उनका वेपन भी अब काम नहीं आ रहा है और वो मॉन्स्टर अपने फ्लैश को वापस ले लेता है जो गिरा था अगल बगल। फ्लैश को वापस लेकर अपने शरीर में जोड़ने लगता है। उतने में ही जंप मारता है वॉजिन उन फ्लैश को कट करने के लिए। मॉन्स्टर के पास जाता है, अपने स्वॉर्ड को स्विंग करके काट देता है उन फ्लैश को। मॉन्स्टर देखता है वॉजिन को, चिल्लाता है जोर से। वॉजिन उसके सामने ही रहता है। मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से अटैक करता है वॉजिन के ऊपर और वॉजिन मॉन्स्टर के फ्लैश को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और पीछे आ जाता है। जोनाथन देखकर बोलता है जिन क्या तुम ठीक हो? जिन बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सतर्क रहना, वो चीज शक्तिशाली हो गया है। जोनाथन बोलता है क्या ये तब हुआ जब ये गोल्डन बग्स के बेटों का चेहरा सामने आया? अब हमें क्या करना चाहिए? वॉजिन बोलता है हमें बस कट करते रहना चाहिए। कट करते करते हम लोग इंटरनल कोर्स तक पहुंच जाएंगे। दिक्कत है रीजनरेशन स्पीड। जोनाथन बोलता है अगर ये दिक्कत है तो चिंता मत करो, जैसे ये शक्तिशाली हुआ है हम भी उसके अटैक पैटर्न्स को समझ लिए हैं। वॉजिन सुनकर मुस्कुराकर बोलता है अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है। और इसके बाद इस्तेमाल करता है माना आर्ट्स का। अपने स्वॉर्ड को इनहेंस करता है अपने माना से। उसका स्वॉर्ड ग्लो होने लगता है। वॉजिन बोलता है तो फिर मैं इसे कट करना शुरू करता हूँ जब तक मेरा मन नहीं भरता माना आर्ट्स का इस्तेमाल करके। तो अब मैं चला, जंप मारकर तुरंत ही जाता है मॉन्स्टर के पास अपने स्वॉर्ड से उसे कट करने के लिए। और वो मॉन्स्टर भी देखता रहता है वॉजिन को। वॉजिन के ऊपर अटैक कर देता है अपने फ्लैश से। वॉजिन सभी फ्लैश को काटता रहता है स्वॉर्ड स्विंग करते करते। मॉन्स्टर का एक भी अटैक वॉजिन को लगता नहीं। वॉजिन सभी अटैक्स को काट देता है या तो ब्लॉक कर देता है और फिर एक बड़ा सा स्वॉर्ड स्लैश मारता है उसके शरीर पर। वो बीच से कट जाता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है मगर वॉजिन रुकता नहीं, पहले उसके दोनों हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद उसके चारों तरफ स्वॉर्ड स्लैशेस मारते रहता है और उसे काटते चले जाता है। काटते काटते पहुंच जाता है उसके कोर के करीब। कोर उसे दिख जाता है। अपना स्वॉर्ड ऊपर उठाता है, ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करता है कोर के ऊपर। बोलता है ये खत्म होता है, बोलकर अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है ऊपर से नीचे की तरफ। कोर को बीच से काट देता है। काटने के बाद मॉन्स्टर यहीं पर मर जाता है। सभी लोग थक गए रहते हैं काफी। क्लेयर और रेमंड वहीं पर बैठे हुए देखते रहते हैं। कोर बीच से कट कर नीचे गिरता है अलग अलग हिस्सों में। मॉन्स्टर जैसे ही मर जाता है सभी लोग चिल्लाने लगते हैं खुशी से, हम लोग जीत गए। सोचने वाली बात है, हम लोग एबोमिनेशन को हरा दिए, हमारा रेपुटेशन तो बहुत उठ जाएगा। जिन उधर ही खड़े रहता है, वो देखते रहता है इंटरनल कोर्स को, मेरा मतलब कोर को। कोर के सामने ही खड़ा रहता है, देखता रहता है। और यहाँ पर कोई और भी है जो छुप कर देखती रहती है सभी को। ये सब देख कर बोलती है ओ गोल्डन बग्स के बेटे ड्रैक और सिड्रैक, अंत में तुम लोग तुम्हारे फादर से अलग नहीं थे, बेचारे लोग। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। बोलती है वो लोग इतनी पूरी तरह से निकम्मे और बेकार कैसे हो सकते हैं। उसके बाद देखती है वॉजिन को जो कोर को उठाता है लात मार के। देखकर बोलती है क्या ये वही आदमी है जो अबोमिनेशन से लड़ा था? कौन है ये और ये इंटरनल कोर क्यों ले रहा है? हम देखते हैं वॉजिन को जो इंटरनल कोर को उठा लिया है और रख
रख लेता है अपने पास ही और फिर यहाँ से जाने लगता है। और फिर अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं तो रात हो जाता है। सभी लोग टेंट में चले जाते हैं, सोते रहते हैं और वो जिन बाहर बैठा रहता है, निकालता है अपने कपड़े से इंटरनल कोर को देखता रहता है, फिर हाथ आगे बढ़ाता है अपने मुंह की तरफ और कोर को खाता है। और इस बार कोर को खाने से कुछ तो अलग होता है। जिन अपनी आंखें बंद किया रहता है उसे दिखाई देते हैं गोल्डन बग के बेटे जो बंधे हुए हैं। सोचता है वॉजिन ये किसी की यादें हैं, गोल्डन बग के बेटों की यादें, सब कुछ दिखाई देता है वॉजिन को और दोनों बेटों को बांधा गया है और ये किया है वही लड़की ने। डार्क प्रीस्ट बोलती है इन लोगों के करीब आकर ये बात कि तुम्हारा फादर गोल्डन बग मर गया है ये तो बस उसके अक्षमता का नतीजा है, तो अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे नतीजा दिखाओ। गोल्डन बग के बेटे बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें बांधा गया है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डार्क प्रीस्ट बोलती है मुझे दिखा कितना स्पेशल है तू और अगर तू मेरे साथ जुड़ने लायक है। डार्क प्रीस्ट के हाथों में रहता है एक शीशी, उसके अंदर रहता है एक लिक्विड और वो डालती है गोल्डन बग के बेटों के आंखों में और इस लिक्विड के आंख में पड़ते ही गोल्डन बग के बेटों के शरीर की नसें बाहर दिखने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं। उनके आंख, नाक से, मुंह से उनका फ्लैश निकलने लगता है और ये लोग ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये सब कुछ दिखता है वॉजिन को। जैसे ही वॉजिन को दिखता है वॉजिन होश में आ जाता है, उठ जाता है। वो उठते ही उसे उल्टी जैसा लगता है, तुरंत ही उठकर भागता है दूर, भागकर दूर जाता है और दूर जाकर उल्टी करता है, बहुत पसीना छूटने लगता है उसे। सोचता है ऐसा बहुत कम हुआ है लेकिन इंटरनल कोर खाने से तुम्हें मॉन्स्टर का पावर मिलता है और कई बार तुम एब्जॉर्व कर लेते हो मॉन्स्टर का मेमोरीज भी। सोचा जाए तो ये इंटरनल कोर्स इनमें बहुत साइड इफेक्ट हैं। क्या ये यादें थी गोल्डन बग्स के बेटों का? उनके आंखों में कुछ डालने के बाद वो लोग अबोमिनेशन में बदल गए। उन्होंने कहा था कि अबोमिनेशन तब बनते हैं जब इंसान कर्मा के प्रभाव में आ जाता है। क्या इसका मतलब उस लिक्विड में कर्मा था? अगर ऐसा है तो क्या वो औरत एक डार्क प्रीस्ट है? यही सब सोचता रहता है। वो जिनके शरीर से काफी पसीना चूता रहता है। तभी इसके पीछे आ जाती है क्लेयर। बोलती है जिन हमें जाना होगा। जिन मुड़कर देखता है क्लेयर को, जिनको देखकर बोलती है ओ तुम्हें इतना पसीना क्यों हो रहा है, क्या हुआ? अब ये नहीं कहना तुमने फिर से इंटरनल कोर खाया। जिन सोचता है क्या मुझे इसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे कि मैंने मॉन्स्टर्स की यादें देखी। एक इंटरनल कोर के साइड इफेक्ट की वजह से कुछ भी बोलने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। चलो अभी के लिए इसे राजी रखते हैं। जाते हुए बोलता है चिंता मत करो, कुछ नहीं है। फिर क्लेयर भी साथ साथ जाने लगती है वॉजिन के और ये सब कुछ देखती रहती है डार्क प्रीस्ट। काफी सोच में पड़ जाती है वॉजिन को देखकर, देखती ही रहती है। वॉजिन और क्लेयर जाते रहते हैं यहाँ से। डार्क प्रीस्ट देखती ही रहती है। वॉजिन और क्लेयर पहुंच जाते हैं अपने दूसरे साथियों के पास। डार्क प्रीस्ट सोचती है क्या वो कोई चाल चल रहा है? जो कोई रॉ इंटरनल कोर्स को खाता है वो ऑर्डर अलायंस के काम जैसा ही काम कर रहा है। ये सोचकर मैं जिज्ञासा में हूँ जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी क्या हम साथी होंगे या दुश्मन। यही बोलकर यहाँ से जाने लगती है और वॉजिन भी अपने साथियों के साथ जाता रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और इसके साथ ही मैं इसके करंट चैप्टर पर आ गया हूँ। अब आप लोग बताओ मुझे लॉन्ग वीडियो इसका चाहते हो या शॉर्ट वीडियो आप लोगों को हफ्ते में एक मिलेगा और लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो वो चैप्टर्स मैं होल्ड करूंगा। 4 चैप्टर्स आने के बाद एक साथ में उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना लॉन्ग, और वीकली चाहते हो तो लिख देना वीकली। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कल आपको मिल जाएगा मुरीम साइकोपाथ पार्ट 4। तो चलो अब मिलते हैं अगली